ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। मेरे प्यारे आपका स्वागत है। देखिए भाई, आप जान ही रहे हैं, चल रही वही सीरीज जिसका नाम है न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड। देखिए भाई, हम लगे हैं, आप भी लगे रहिए। अब आपका काम क्या है? मोटिवेट करना। किसे? फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को। किस पर्पज के लिए? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन प्रेस करने के लिए, जिससे अपलोडेड लेक्चर की इंफॉर्मेशन उन तक जल्दी पहुंच सके। अब भाई आप लगे रहिए, वो स्वामी विवेकानंद को फॉलो करिए, अराइज अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो हम लोग आपकी वही न्यू सीरीज के अंतर्गत आगे बढ़ रहे हैं। लेक्चर 4 है, चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, जिसका सैटरडे तक वाइंड अप कर देंगे फुल चैप्टर आपका, और फिर हम लोग संडे को पीवाईक्यू देखेंगे इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज ये 4th लेक्चर है। एम्पियर सर्कुटल लॉ और उसके एप्लीकेशन के बारे में देखने जा रहे हैं, और फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले एम्पियर सर्कुटल लॉ थोड़ी देर में आके देखते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। पीछे हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ रखे हैं, ठीक है, उसी की बेस पे यहां आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरे प्यारे, यहां पर डेल्टा एल इसे ये बोला गया है आपका डेल्टा एल, जिसकी लेंथ कितनी है? डेल्टा एक्स है। इसमें करंट इस डायरेक्शन में है, ये आपका एक्स एक्सिस है। क्या है? एक्स एक्सिस है। और ये आपका वाई एक्सिस है। इस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, जो पॉइंट दिखाया गया है, ये आपकी अपनी वाई एक्सिस है। और ये करंट एलिमेंट जो है, इससे कितने डिस्टेंस पर है? ये 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखें बायो सेवर्ट लॉ आप अच्छे से जानते होंगे, क्या है वो? dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब अपान आर क्यूब, ये है। ठीक है, अब यहां जरा देखें, आई की वैल्यू दी गई है 10 एम्पियर। कितना दिया गया है? 10 एम्पियर, ये देख रहे हैं आप। और ये डिस्टेंस को क्या दिया गया है? आर दिया गया है। आर इज इक्वल टू 0.5 मीटर बोलो, या 5 इंटू 10⁻⁻1 मीटर बोलो, बात एक ही है। अब वेक्टर आर क्या हो जाएगा? वेक्टर आर इसकी डायरेक्शन किधर है? वाई के अलोंग है। वेक्टर आर के प्लेस पे आपका हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻1 और जे कैप और मीटर। ये वेक्टर आर हो गया। तो आपको आर पता चल गया, वेक्टर आर पता चल गया, आई पता चल गया, और क्या चाहिए आपको? डेल्टा एल। डेल्टा एल इज इक्वल टू यहां गिवन है डेल्टा एक्स आई कैप, डेल्टा एक्स आई कैप। और यहां पर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दिया गया 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हो आप 10⁻⁻2 मीटर। जहां डेल्टा एक्स लिखा है वहां हो जाएगा 10⁻⁻2, और आई कैप पहले से है इतना मीटर। ठीक है, तो डेल्टा एल भी हो गया, आर भी हो गया, सारी वैल्यू हो गई। अब केवल सब्स्टिट्यूट करना है, कर देते हैं। ठीक है, जरा देखें तो प्यारे, ये dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपान 4 पाई की जगह पे क्या लिखोगे? 10⁻⁻7 लिखोगे। आई के प्लेस पे क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। डेल्टा एल के प्लेस पे क्या लिखोगे? 10⁻⁻2 आई का, 10⁻⁻2 आई का। क्रॉस वेक्टर आर के प्लेस पे क्या लिखोगे? 5 इंटू 10⁻⁻1 और जे का। ठीक है, ये हो गया आई डेल्टा एल क्रॉस, ये हो गया अपान आर क्यूब। आर क्यूब की जगह पे हो जाएगा 5 इंटू
10⁻⁻1 का क्यूब। ठीक है, सिंपल सॉल्व है। 10⁻⁻7, यहाँ कुछ पावर ना लिखी हो तो 1 हो जाती है, +1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, यहां से आपका -1 हो जाएगा, और 5 10 5 ही बचेगा इंटू 5, क्योंकि इस 10 को तो आप यूज कर चुके हो। -7 1 -2 और -1, अब बचा क्या 5, आई क्रॉस जे कैप बचा, क्या बचा आई क्रॉस अपन 5 क्यूब है, 125 हो जाएगा आपका ये, और ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। अब देखें जरा, -7 -2 और -1, ये -10 हो गया, क्या हो गया -10, और -10 +1 -9, और ये ऊपर जाएगा +3 तो -6, 10⁻⁻6 बचेगा यहां से, और 5 से 125 है तो यहाँ क्या बचेगा आपका 25 बचेगा, क्या बचेगा 25, ठीक है, इंटू आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के लिए कभी आपको बताया गया था, आई कैप लिख देंगे आप, जे कैप लिख देंगे, के कैप लिख देंगे, ठीक है, बायो सेवर्ड लगा वेक्टर फॉर्म लग रहा है भाई, समझ रहे हैं ना। हाँ, अब यहाँ लिखा है आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे क्या आ जाता है, के आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका के कैप, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। अब यहां पर आप पॉइंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पॉइंट, तो 10 आ जाएगा, 0 लिखेंगे तो 100 आ जाएगा, अब ये 4 टाइम्स जाएगा यहाँ पे, इंटू 10⁻⁻6, और के कैप और टेस्ला है ही है, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻⁻8, और टेस्ला डायरेक्शन क्या हो जाएगी के कैप, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। अब देखें, डायरेक्शन आ रही है के कैप, के कैप मतलब ये एक्स है, ये वाई है, तो ये जेड मतलब आउटवर्ड क्या आ रही है, यहाँ पर जो फील्ड की डायरेक्शन आ रही है वो आउटवर्ड आ रही है, क्या आ रही है आउटवर्ड। आप यहाँ पर राइट हैंड पाम रूल भी लगा सकते थे डायरेक्शन के लिए, तो ये पोर्शन आपका यहाँ होना चाहिए, थंब करंट की डायरेक्शन में, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, अब पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आ जाए। यहाँ राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते थे, इस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को क्या करते आप होल्ड करते, इमेजिन करते ऐसा, रेड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर होती और ये हाथ आपका उंगलियां पीछे से बाहर निकलती, तो यहाँ आउटवर्ड रहता, ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया है, ये भी प्यारा सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। यहाँ कह रहे हैं आपसे ए स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट 12 एम्पियर, करंट कितना कैरी कर रहा है 12 एम्पियर, स्ट्रेट वायर करंट कैरी कर रहा है, इज बेंट इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ये आपका 2 सेंटीमीटर रेडियस के सेमी सर्कल में क्या कर दिया गया है, बेंड कर दिया, ठीक है। कंसीडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क, what is the magnetic field due to straight segment, due to straight segment, पहले हम ये बात करेंगे। तो देखें, जैसे आपने ये पढ़ रखा है कि dB इज इक्वल टू होता है आपका μ0/4πI dl क्रॉस r/r3, ठीक है। अब ये आपका है आइडियल, क्या है आइडियल है, और आईडीएल के टेल से ही हम ज्वाइन करते हैं उस पॉइंट को जहां फील्ड निकालनी है, आईडीएल के टेल से ही यदि ज्वाइन करते हैं हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। अब आपने देखा था कि यहां पर
ये आपका आईडीएल था, इसके टेल से किसी पॉइंट के लोकेशन को मिला दिया गया था, इसका पोजीशन वेक्टर हो गया था, और दोनों के बीच में एंगल था थीटा। ठीक है, अब आईडीएल क्रॉस आर है तो आप जानते ही हैं, तो ये हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई आईडीएल आर साइन थीटा एन कैप अपान आर क्यू भाई है। ये डीएल क्रॉस आर को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब जरा देखें, यहां पर आपका आर का हेड और आईडीएल का हेड एक ही डायरेक्शन में है। ये दोनों हेड एक ही डायरेक्शन में कब होंगे? जब ये एंगल आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो यहाँ यदि एंगल जीरो रखते हैं तो साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ आ जाएगा जीरो। इसका तो जो स्ट्रेट सेगमेंट है वो फील्ड में कोई रोल नहीं प्ले करेगा, फील्ड में कोई रोल नहीं प्ले करेगा सेंटर में, चाहे हम इसकी बात करें चाहे इसकी बात करें, क्योंकि इस सेगमेंट की यदि हम बात करते हैं तो आईडीएल हो जाएगा आपका, और इसके टेल से आर डा किया जाएगा। और आईडीएल और आर में इस समय कितना एंगल बन गया? 180। यहाँ कितना बना था? जीरो बना था। यहाँ थीटा जीरो था, यहाँ थीटा कितना आ गया? 180। चाहे साइन जीरो लिखो तब भी जीरो आता है, साइन 180 लिखो तब भी जीरो आता है। इसका मतलब दोनों ये जो स्ट्रेट सेगमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड में कोई रोल नहीं प्ले करेंगे एट द सेंटर। ठीक है, अब सेमी सर्कल, अब देखो यहाँ सर्कल ऐसे है, सर्कल ऐसे है तो फील्ड कहाँ होगी? अंदर होगी, तो यहाँ फील्ड जो है इनवर्ड होगी, और इस वाले केस में फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी। फील्ड क्या होगी? आउटवर्ड होगी यहाँ वाले केस में। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ लूप आपका ऐसे गया है, इसमें करंट ऐसे दिखाई गई है, यहाँ लूप में करंट आपको ऐसे दिखाई गई। तो राइट हैंड थंब रूल से करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रख रहे हैं तो थंब क्या बताएगा? फील्ड बताएगा, इनवर्ड बता रहा है, और यहाँ किधर बता रहा है? आउटवर्ड बता रहा है। तो फील्ड की डायरेक्शन दोनों जगह अपोजिट होगी। फार्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड के फार्मूले के लिए आप म्यू 0 I/2a पढ़ रखे हैं। क्या पढ़ रखे हैं? 2a। लेकिन कंप्लीट लूप के लिए 360 डिग्री होने पर मैग्नेटिक फील्ड B है, 1 डिग्री होने पर कितना हो जाएगा? B/360। B/, थीटा डिग्री होने पे कितना हो जाएगा? B/360 इंटू थीटा। इसका मतलब यहाँ आपका थीटा अपान क्या हो जाएगा? 360। ये लूप आपका कितना एंगल बनाएगा? यहाँ पे 180। सेमी सर्कल है, 180 एंगल बनाएगा। ये हो जाएगा आपका म्यू 0 I/2a। थीटा की जगह पे 180 लिखोगे आप, 360 की जगह आप क्या लिखोगे? आप 360 लिखोगे, और क्या लिखोगे? ठीक है, ठीक भाई। अब ये आपका 1/2 आ जाएगा, तो म्यू 0 I/4a हो जाएगा। म्यू 0 क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। आई कितना दिया गया है? 12 एम्पियर, ये 12 हो जाएगा। रेडियस कितनी कही जा रही है? 2 सेंटीमीटर। क्या कही जा रही है? 2 सेंटीमीटर। तो ए बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर या 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो यहाँ पर आपका 4 तो है ही है, 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 6 जा आ जाएगा। ठीक है, ठीक। और आपका यहाँ से 6 बचा, पाई, 6 पाई हो जाएगा। ये 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻2 ऊपर आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा 10⁻⁻5। कितना? टेस्ला। कितना? टेस्ला हो जाएगा, या 6 पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या ये हो जाएगा आपका 4 2 6 4 4 2 8 6 18 कितना? इंटू 10⁻⁻5, या ये हो जाएगा आपका 1.884 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड दोनों जगह सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी।
ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं किया गया है आपका। थीटा यहाँ सेमी सर्कल कारण 180 डिग्री बन रहा था, 180/60 लिखा गया। म्यू 0 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता ही है। आई आपका 12 होता है, लिख दिया गया 2। ये लिख दिया गया 2 इंटू 10⁻²। ये -2 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, 10⁻5 आ गया। 2 से ये 6 हो गया आपका, 6 पाई बचा, यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो गया था। पाई की वैल्यू डाल दिए और मल्टीप्लाई कर दिए, राउंड आप सही सिचुएशन लेके चले आए। ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है जो आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए थोड़ा बड़ा कर। कंसिडर ए टाइटली बाउंड 100 टर्न कॉइल। 100 टर्न कॉइल, तो टर्न कितना दिया गया है? 100। रेडियस 10 सेंटीमीटर दी गई है, तो रेडियस को आप लिख सकते हो 10 सेंटीमीटर लिखो, या 10 सेंटी की जगह 10⁻² लिख सकते हो, या 10⁻⁻1 मीटर लिख दो। रेडियस हो गई। कैरिंग करंट 1 एम्पियर, आई इज इक्वल टू क्या है? 1 एम्पियर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल? किसी करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर पर फील्ड का फार्मूला आप पढ़े थे, म्यू 0 Ni/2a। 2a, यहाँ a रेडियस हुआ करती थी, उसी को भी आप r लिख रखे हैं यहाँ पे, इसमें बहुत दिक्कत है नहीं। तो म्यू 0 की जगह पे क्या हो जाएगा आपका? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। एन के प्लेस पे 10⁻2 लिख दो, कि 100 को आप 10⁻2 भी लिख सकते हैं। आई को 1 2, और ए को क्या लिख देंगे आप? ए भाई साहब कहाँ है? ए 10⁻⁻1। ठीक है, 2 से यहाँ 2 जा तो बचेगा 2 पाई 10⁻⁷, यहाँ से +2, ये माइनस ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। और 2 पाई को क्या लिख सकते हो आप? 3.14, और ये आपका 2 1 3 3 और 7 क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻4 हो जाएगा आपका 6.28 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अरे टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन अलॉन्ग एक्सिस होगी, करंट डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉक डिसाइड करेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ। देख रहे हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सराउंडिंग क्लोज लूप या ओवर ए क्लोज लूप कह सकते हैं, और उसे हम एम्पियर्स लूप भी कहते हैं, इक्वल टू द म्यू 0 टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू एम्पियर्स लूप या पासिंग थ्रू एम्पियर्स लूप कह सकते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसे क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर ए क्लोज्ड लूप, दैट इज एम्पियर लूप will be equal to म्यू 0 टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू एम्पियर्स लूप। ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं जो सामने आपके लिखा है, आप देख ही रहे हैं। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट ये हो जाएगा। ठीक है, और यहां जरा देखो आप, लूप वूप ड्रा करने के बहुत सारे नियम कानून लिखे गए हैं। ये क्यों लिखे गए हैं? आप समझदार है ही हैं, आज नहीं, आप कब के थे समझदार। देखें जरा, एक्चुअली जब इसका एक्सपेंशन करोगे, आप क्या करोगे? पेन कौन से ले रखा है? ठीक है, एक्सपेंशन करोगे तो लिखोगे बी dl cos थीटा और म्यू 0 आई नेट। अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी, यदि बी भी वेरिएबल हो गया, क्या हो गया? बी भी वेरिएबल हो गया, डीएल भी वेरिएबल हो गया, थीटा भी वेरिएबल हो गया, तो इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे आप? इंटीग्रेशन कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब ऐसा कुछ हो जाए कि बी बाहर चला जाए। बी कहां चला जाए? बाहर चला जाए। और ये जो cos थीटा है, ये cos 0 हो जाए।
तो म्यू नॉट आई नेट, तो आपका बी, यहां केवल डीएल बचेगा, म्यू नॉट आई नेट, जो कि सॉल्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब अंदर केवल डीएल बचे, इसके लिए थीटा 0 होना चाहिए और बी कांस्टेंट होना चाहिए। तो एम्पियर्स लूप हम ऐसा ड्रा करेंगे कि थीटा 0 रहे और बी कांस्टेंट रहे। आप जरा देखें क्या लिख रखे हैं ये, बी इज द टेंजेंशियल, बी इज द टेंजेंशियल टू द लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्या होनी चाहिए, टेंजेंशियल टू द लूप होनी चाहिए, एंड इज नॉन जीरो कांस्टेंट, कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट होगा तभी इसे हम बी को इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले पाएंगे, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो हमारा एम्पियर्स लूप क्या होगा, बी इज द नॉर्मल टू द एम्पियर्स लूप, बी आपका एम्पियर्स लूप के नॉर्मल हो जाएगा, जिससे एंगल क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, 90 बन जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। या बी वैनिसेस, या एम्पियर्स लूप वहां से पास होगा जहां बी गायब हो, जहां बी हो ही नहीं। जब बी है ही नहीं है तो क्या बी और डीएल के बीच में एंगल, बी की जगह हम 0 लिख देंगे, मामले खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मामला, ठीक है प्यारे। तो ये फर्स्ट वाले स्टेप को हम लोग समझते हैं, यहाँ पे क्या है, तो ये आपका एम्पियर्स लूप है, क्या है, एम्पियर्स लूप। यहाँ करंट जो है आपकी, ये आपका स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, जिससे करंट ऐसे जा रही है, ये दिख रहा है आपको। तो प्यारे जो है यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए आपका, ये जो स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये होना चाहिए एक्सिस ऑफ दिस एम्पियर लूप। क्या होना चाहिए, एक्सिस ऑफ दिस एम्पियर लूप। एम्पियर्स लूप की यदि एक्सिस होगी ये, इसका मतलब लूप का हर एक पॉइंट, लूप का हर एक पॉइंट जो है वो इस स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर से बराबर डिस्टेंस पे होगा। इसका मतलब स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण लूप के किसी भी पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्या सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि एम्पियर्स लूप सर्कुलर हुआ, क्या हुआ, सर्कुलर हुआ, और जो है आपका ये स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर उस सर्कुलर लूप के एक्सिस पर कोइंसाइड कर गया, कहां कोइंसाइड कर गया, एक्सिस पर। इसका मतलब वायर से बराबर डिस्टेंस पे हर एक पॉइंट होगा सर्कुलर लूप का, तो उसके हर एक पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, सेम होगी, और फील्ड सेम होगी तो फील्ड नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट हो जाएगा तो फील्ड को हम बाहर ले सकते हैं, जैसा कि यहां किया गया, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि डीएल की डायरेक्शन हम जब ड्रा करेंगे तो वो टेंजेंशियल टू द लूप ही रहेगा, टेंजेंशियल टू द लूप ही रहेगा। किसकी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, डीएल की डायरेक्शन, ठीक है। और स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब रूल लगा देंगे। तो बेटा हम राइट हैंड से इमेजिन करेंगे कि स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड किए हैं, थंब करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो हमारी जो रैप्ड फिंगर है, रैप्ड फिंगर फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगी। इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस लूप के अलाउंग। इसका मतलब फील्ड की डायरेक्शन के लिए भी हर जगह हम क्या ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, क्योंकि लूप के लॉन्ग है तो किसी पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन के लिए टेंजेंट। इसका मतलब बी डीएल के बीच में हर जगह एंगल क्या हो जाएगा, 0। अब cos 0 लिखने के लिए स्वतंत्र है, जो आगे चल के वैल्यू इसकी 1 हो जाएगी। अब यहाँ सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेशन साइन के अंदर बचेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो दोनों बहुत ज्यादा याद लिखे गए हैं, तो आपका सोलेनाइड और टोराइड, इससे रिलेटेड डेरिवेशन आपके सिलेबस में अब है नहीं, ठीक है। उन्हीं में इन दोनों का यूज होता था, तो उसकी तो बात ही नहीं करनी है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, बढ़ ही जाते हैं, चलें।
यहाँ एक न्यूमेरिकल है आपका, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये, और यही समझ लो आप एप्लीकेशन भी है किसका, एम्पियर सर्कुटल लॉ का। न्यूमेरिकल जरा ध्यान दें, यहाँ पढ़ दे रहे हैं, नेक्स्ट वाले पेज से सॉल्व करेंगे चल के हम लोग। ये फिगर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो फिगर दिस shows a long straight wire of circular cross section radius A carrying steady current I. The current I is the uniformly distributed across this cross section. Calculate the magnetic field region R is less than A. R is less than A का मतलब है आप कहाँ होंगे, यदि आपका R जो है वो A से लेस होगा तो आप इनसाइड द R, आपका ये R है, R यदि आपका लेस देन A है, R क्या है, लेस देन A है, तो आप इनसाइड द कंडक्टर रहेंगे। और यदि R आपका ग्रेटर देन A है, A से ग्रेटर है यार, तो आउटसाइड द कंडक्टर रहेंगे। हम लोग फील्ड निकाल लेंगे, फिर ग्राफ ड्रा करना है तो चलते हैं आगे, ठीक है। अब जरा ध्यान दें यार, वैसे भी आप ध्यान बहुत देते हैं। ये जो है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्या है, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है। आपके मन में आ रहा होगा इतना मोटा कंडक्टिंग वायर तो है, ठीक है। अब इसमें करंट इंटर कर रही है, और करंट क्या हो रही है यहाँ पे, यहाँ एग्जिट कर रही है, यहाँ से होते हैं। ये सिलेंड्रिकल वायर की एक्सिस भी है, ठीक है। और ये जो देख रहे हो आप, ये ए है, और ए क्या है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है, रेडियस। क्रॉस सेक्शनल एरिया की क्या है, रेडियस, ठीक है प्यारे। अब यहां से जो करंट है, करंट ये सब क्या है, करंट है, और यहां से इंटर हो रही है करंट, और यहां से एग्जिट हो। अच्छा, इस चैप्टर तक अभी हम लोग जनरेटर बनाए नहीं है। जनरेटर यदि बनाए नहीं है तो हमारे पास जो है अल्टरनेटिंग करंट है नहीं। क्या नहीं है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं है। अब बेटा जरा ध्यान दें, ये जो डीसी करंट होती है, जो डायरेक्ट करंट होती है, जो हम लोग सेल और बैटरी से ऑब्टेन करते हैं, ये डायरेक्ट करंट पूरे कंडक्टिंग वायर में के क्रॉस सेक्शन से बराबर फ्लो होती है। लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो कंडक्टिंग वायर के सरफेस पर फ्लो होती है, अंदर नहीं, ठीक है। तो जो डीसी करंट है पूरे वायर से बराबर फ्लो होती है, पूरे क्रॉस सेक्शन से, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। और ये करंट जो है टोटल करंट, टोटल करंट मान ले रहे हैं आई है। क्या है, आई करंट है टोटल जो इसके अंदर से जा रही है, ठीक। अब हमको फील्ड निकालनी है। फील्ड जैसे हमको यहां कहीं निकालनी है, यहां इस पॉइंट पर हमको फील्ड निकालनी है। अब एम्पियर्स लूप जो है उस पॉइंट से पास होना चाहिए जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, उसे सिमेट्रिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिमेट्रिकल होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ लूप, ठीक, ऐसे पीछे से पार कर गया, ठीक है प्यारे। अब देखा जाए तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, और डीएल की भी डायरेक्शन ऐसे ही होगी। डीएल टेंजेंशियल होगा ही,
मैग्नेटिक फील्ड भी ये टेंजेंशियल ही होगी क्योंकि करंट ऐसे है, तो राइट हैंड थंब रूल से जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ऐसे हो जाएगी, तो ये मामला हो जाएगा। और यहाँ अभी हम जो बात कर रहे हैं, मान लो ये फर्स्ट केस है और यहाँ मामला है आर इज ग्रेटर देन है स्मॉल ए, मतलब बात हो रही है आउटसाइड की। इसका मतलब जो हम ग्रीन कलर के से हम लिख रहे हैं ये आउटसाइड का डेरिवेशन है। किसका डेरिवेशन है? आउटसाइड का। एम्पियर से सर्कुटल लॉ बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू जीरो आई नेट ऐसा होता है। क्लोज लीनियर इंटीग्रल, क्लोज्ड लीनियर इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ नेट करंट थ्रेडिंग थ्रू एम्पियर्स। अभी आप देख रहे हैं बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है? बी और डीएल के बीच में एंगल है 0, हो जाएगा आपका cos 0, और ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट। और पूरी की पूरी करंट जो है इस समय क्या हो रहा है, वो लूप के अंदर से जा रही है, पूरी करंट ले सकते हैं आई नेट की जगह पे। और यहाँ बी सिमेट्रिकल होने के कारण, कांस्टेंट होने के कारण बाहर चला आया, अंदर बचा डीएल, ये म्यू जीरो आई हो गया। और मेरे प्यारे जो है आपका बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। अब ये जो डीएल है ना, डीएल इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। डीएल इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। अब एम्पियर्स लूप के सर्कमफ्रेंस का पार्ट है डीएल। क्या है? डीएल। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एज लार्ज एज पॉसिबल। तो सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट बड़ा से बड़ा सरकमफ्रेंस के बराबर ही हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो 2 पाई आर यहाँ लिख दिया जाएगा। अब म्यू जीरो आई यहाँ पे हाई है, तो b इज इक्वल टू आ गया म्यू जीरो आई अपान 2 पाई आर। इस रिजल्ट को देख के चौंकिएगा नहीं आप। और यहाँ पर आपका b प्रोपोर्शनल टू आ रहा है 1 अपान आर, क्योंकि रिमेनिंग सब कांस्टेंट है। लेकिन कब? इफ आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब आउटसाइड यदि मामला है, आउटसाइड मामला है तब। इतने में तो कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम पेन का कलर बदल देते हैं, पेन ले लेते हैं रेड। ठीक है, तो एक डेरिवेशन हो गया आपका। अब हम अब जो है पॉइंट यहां कहीं पर है, मान लो पॉइंट आपका यहां पर है, यहां मान लो। तो फर्स्ट केस था, ये हो गया सेकंड केस। अब जो आपका लूप बनेगा, लूप आपका उस पॉइंट से पास होना चाहिए जहां आपको फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? जहां आपको फील्ड निकालनी है, लूप वहां से पास होना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब जरा देखो, अब ये जो आर है आपका, क्या है? अब जो आर है ये आपका ए से लेस है। ए से क्या है? लेस है। इसका मतलब सेकेंड केस में आपका जो आर है, आर इज लेस देन ए है। इसका मतलब मामला है इनसाइड का। कहाँ का मामला है? इनसाइड का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए यार, कभी नहीं होती है तो आज कहां से हो जाएगी। मामला है इनसाइड का। कहाँ का मामला है? इनसाइड का। अब जरा आप देखो, अब फिर से हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे। एम्पियर सर्कुलर लॉ है बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। अब फिर से आपका डीएल की डायरेक्शन यही हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही हो जाएगी। क्यों? राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। इमेजिन किए ऐसे आ गया मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इसका मतलब लूप के अलॉन्ग ही आ गया है, तो फील्ड उधर ही चली जाएगी। अब यहां तो प्रॉब्लम नहीं है, यहां हम लोग लिख देंगे बी डीएल कॉस 0। ठीक है, लेकिन म्यू नॉट। अब हम आई नेट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये जो नेट करंट रहता है थ्रेडिंग थ्रू एम्पियर्स लूप रहता है,
अब देखो ये जो लूप है, एम्पियर्स लूप रेड कलर से जो बना है, इसके अंदर से पूरी करंट नहीं जा रही है, कुछ करंट बाहर से भी जा रही है। इसका मतलब अब हम आई नहीं ले सकते हैं, आई का कुछ पोर्शन इसके अंदर से जा रहा है, अब ये निकालना होगा। और यही जो है निकालना ही इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, जिसके कारण ये क्वेश्चन आपको दिया गया। ठीक है, ध्यान देंगे, ध्यान दें। अब जरा देखें इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से मतलब करंट पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया पाई ए स्क्वायर बराबर आई था। मतलब इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से, यदि इसकी रेडियस ए है तो क्रॉस सेक्शन एरिया ए बराबर क्या होगा, पाई ए स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर होता है तो रेडियस ए है, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो पाई ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से आई करंट जा रही थी, तो करंट थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया बराबर, इतने से आई है तो यूनिट से कितना हो जाएगा, आई अपान पाई ए स्क्वायर। बहुत सही। अब हमको क्या चाहिए, करंट पासिंग थ्रू कितनी एरिया का चाहिए, एम्पियर्स लूप से चाहिए ना, तो एम्पियर्स लूप की रेडियस ले लो, थ्रू पाई आर स्क्वायर एरिया बराबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। और जो करंट एम्पियर्स लूप से जाएगी उसी को हमको कहना है आई नेट। आई नेट बराबर हो जाएगा आपका आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहां जरा ध्यान दें, आई नेट की वैल्यू निकालना ही यही बड़ी बात है, इसीलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है आपका, सीबीएसई बोर्ड में पूछा भी जाता है, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ठीक है, तो पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया से इतनी करंट, यूनिट से इतनी, तो एम्पियर्स लूप अब जितना बचा है उससे इतना। ठीक है, वही आई नेट हो जाएगा। आई नेट की जगह अब लिख उठेगा आपका आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ें, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। बी कांस्टेंट होने के कारण बाहर, अंदर बचा डीएल, कास जीरो की वैल्यू 1 ही हो जाएगी, ये म्यू जीरो आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। डीएल इज द पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। तो डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल इसका एक छोटा सा पार्ट है, इंटीग्रेशन मतलब एज लार्ज एज पॉसिबल, तो ज्यादा से ज्यादा पार्ट सरकमफ्रेंस हो सकता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर इस बार हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर, यहां लिख देंगे हम लोग 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। ठीक है, बराबर, तो बी बराबर आ जाएगा आपका म्यू जीरो अपान 2 पाई आई अपान ए स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो केवल आर बचेगा, म्यू नॉट आई, 2 पाई नीचे आ गया, 2 पाई ए स्क्वायर हो गया, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, एक आर बचा है, ये रिक्वायर्ड रिजल्ट हो गया आपका। और यहाँ से ये सब कांस्टेंट है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो बी प्रोपोर्शनल टू आर आ गया, लेकिन कब, इफ ए इज लेस देन, इफ आर इज लेस देन ए, मतलब इनसाइड। ठीक है, समझ गए होंगे आप, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं।
प्रयास करते हैं कि पूरा डेरिवेशन आपका एक ही पेज पे दिख जाए। दिख गया होगा। यही एक डेरिवेशन आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ का कोर्स में है। आउटसाइड आप देखें बी प्रोपोर्शनल टू 1/r आया और इन साइड आया बी प्रोपोर्शनल टू आर। क्या आया? बी प्रोपोर्शनल टू आर आया इन साइड। अब आपको दिख ही रहा होगा ये बी प्रोपोर्शनल टू आर आया, कहाँ पे आया? इन साइड आया। अब आउटसाइड क्या आया? बी प्रोपोर्शनल टू 1/r आया। ठीक है, अब हम अगले पेज चलते हैं, ग्राफ ड्रा कर देते हैं, या ग्राफ यहीं ड्रा कर दें, यहीं ड्रा कर दें। चले, यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देखा जाएगा बाद में। ग्राफ, ठीक है। अब ये आपका आर है, ये क्या है? आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पर आपका आर बराबर ए है। इसका मतलब इधर आएंगे तो आर आपका हाँ लेस देन ए है, मामला इन साइड का है। इधर जाएंगे तो आर, अब ए इतना ए है तो उससे बड़ा है, अब आर ग्रेटर देन ए है, मामला ये आउटसाइड का है। ठीक है, तो आप जानते हैं इन साइड में आपका बी प्रोपोर्शनल टू आर फॉलो होता है, आउटसाइड आपका बी प्रोपोर्शनल टू 1/r फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहां तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहेगा। प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, आप जानते ही हैं। इसके बाद क्या होगा? आर बढ़ेगा तो बी कम होगा, आर बढ़ने का मतलब ग्राफ आगे जाएगा, बी कम होने का मतलब ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन यहाँ इंटरसेक्शन नहीं दिखाएंगे आप। इंटरसेक्शन क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि इंटरसेक्शन होने का मतलब बी जीरो हो जाना, बी जीरो होगा जहां आर इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब जहां आर इनफाइनाइट होगा वहीं इंटरसेक्शन होगा। हमें क्या पता आर कहाँ इनफाइनाइट होगा, हमें ये भी नहीं पता कहाँ इंटरसेक्शन होगा। इसीलिए ये पोर्शन पैरेलल रहना चाहिए। हम लोग कॉपी करेक्शन के टाइम यही देखते हैं, ये जैसे पाते तुरंत गोलिया देते हैं और काम हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ के हम बात करते हैं किसकी? सोलेनाइड की। किसकी बात करते हैं? सोलेनाइड। सोलेनाइड क्या होता है? व्हेन वी क्लोजली बाइंड insulated copper wire over a cylinder of china clay or cardboard, then we in helical form, then we get solenoid. When we wound insulated copper wire over a cylinder of china clay or cylinder of china को या cylinder of cardboard, ठीक है, इन हेलिकल फॉर्म, देन वी गेट सोलेनाइड। सोलेनाइड आप जानते हैं अच्छे से, कई बार पढ़ रखे हैं आप सोलेनाइड को। ये हो गई आपकी सोलेनाइड। सोलेनाइड, ठीक है, ये हो गई सोलेनाइड। ठीक, अब सोलेनाइड को हम कनेक्ट कर दें किसी सोर्स से, तो सोलेनाइड से चल जाती है करंट। करंट ऐसे चलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, यहाँ करंट ऐसे चलेगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा। ये करंट आपकी ऐसे चल गई। सोलेनाइड में आप जानते हैं यदि करंट आपकी कैसी है, क्लॉकवाइज है तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए, यहाँ करंट ऐसे चल रही है, ऐसे आपकी तरफ से कौन सा वाइज है? हाँ क्लॉकवाइज है, ये साउथ पोल हो जाएगा। और इधर से ऐसे चल रही है, क्लॉकवाइज हुआ था, दूसरा इंड आपके सामने ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप जानते हैं, आप जानते हैं नॉर्थ पोल से एग्जिट करती हैं और कहाँ जाके एंटर करती हैं? साउथ पोल में। ऐसा हो भी रहा है यहाँ, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ अंदर से ऐसे चली आएंगी, ऐसे। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। अब जरा देखो आप, राइट हैंड थंब रूल लगाओ,
फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में करो, रैप करो फिंगर को, करंट की डायरेक्शन शो करे, थंब क्या बताएगा, फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो सोलेनॉइड के अंदर फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है, साउथ से नॉर्थ पोल, बाहर किधर होती है, नॉर्थ से साउथ पोल। कोई प्रॉब्लम मेरे प्यारे? नहीं। ठीक है, ये हो गया आपको सोलेनॉइड। ठीक है, ये सोलेनॉइड आप जान गए, यहाँ आप ग्राफ जान गए। ठीक है, बहुत कुछ जान गए, इसको हाइड कर दे रहे हैं, आप देख लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। सेलेक्ट इस क्वेश्चन को कॉपी करके अगले पेज पे ले लेते हैं, फिर और अगले पेज पे ले लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब जाइए, क्वेश्चन यहाँ आ गया। अब हम पहले सोलेनॉइड का फार्मूला देखते हैं। सोलेनॉइड देखिए आपके सिलेबस में इसका डेरिवेशन नहीं है। ये सोलेनॉइड की एक्सिस है, इस एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको क्या करना है, फील्ड निकालनी है। किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी है, मान लो इस इंड को यहाँ ज्वाइन कर दो, इस एंगल को बोल दो थीटा 1 है, और इस इंड को भी ज्वाइन कर दो और इस एंगल को बोल दो आप क्या है, थीटा 2। ठीक है, थीटा 1 थीटा। अब यहाँ फील्ड का फार्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू μ0 Ni/2 cos थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फार्मूला हो जाएगा। अब फार्मूले को केवल डिस्कस करना है, डेरिवेशन सिलेबस में है नहीं, आप जान ही रहे हैं। तो मेरे प्यारे मेरे अनमोल रतन, मेरे प्यारे मेरे अनमोल रतन, μ0 आई जान ही रहो, n क्या है, n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/n। n क्या है, यहाँ पर अभी बड़ा वाला n, टोटल टर्न। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक, अब जरा देखें, इसको हम देखते हैं अप्लाई कैसे करेंगे इस फार्मूले को। अब जैसे सोलेनॉइड है, क्या है, सोलेनॉइड है, ये इसकी और इसके इस पॉइंट पर मान लो हमको फील्ड है। ठीक है, अब डायमीटर ये है, तो एंगल आप ये लिए, डायमीटर आपका इतना ही रह गया, एंगल अब आप ये लेंगे, डायमीटर इतना ही रह गया, एंगल आप ये लेंगे। इसका मतलब डायमीटर यदि निगलेजिबल हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डायमीटर यदि निगलेजिबल है, डायमीटर क्या है, निगलेजिबल है, डायमीटर टेंस टू क्या है, जीरो है, तो आपने देखा थीटा 1 जीरो हो जाएगा। थीटा 1 क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला थीटा 1 था, ये कम होते होते क्या हो गया, जीरो हो गया। और इधर भी जरा देखें, अभी ये आपका थीटा 1 था और यहाँ जो है ये क्या है, थीटा 2 है। ठीक है, अब जब डायमीटर यहाँ पर आप कम लेंगे तो ये एंगल आपका बड़ा हो जाएगा, डायमीटर और कम लेंगे तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, डायमीटर और कम लेंगे तो ये एंगल आपका और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इधर भी जब डायमीटर टेंस टू जीरो होगा इस साइड में, तो आपका थीटा 2 180 हो जाएगा। इसका मतलब इफ डायमीटर इज negligible in comparison to length of solenoid
देन थीटा 1 0 हो गया, थीटा 2 0 हो गया, तो फार्मूला देखो, b बराबर हो जाएगा आपका म्यू 0 एन आई बाई 2, एन आई बाई 2 कॉस थीटा 1 की जगह पे 0 माइनस हो जाएगा कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा म्यू 0 एन आई अपॉन 2, ये 1 हाई है, cos 180 -1 लिख देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब b बराबर आ गया आपका म्यू 0 एन आई, b बराबर क्या आ गया, म्यू 0 एन आई आ गया। इतना आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, क्या आ गया, म्यू 0 एन आई आ गया। अब जो है हम बात कर रहे हैं, ये आपका सोलेनाइड है, केवल आउटर बाउंड्री दिखाई गई है और इसके एक्सिस के किसी पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है। ये एंगल आपका होता है थीटा 1 और ये एंगल होता है आपका थीटा 2। दिख रहा है भाई, क्यों प्यारे है, थीटा 1 थीटा 2, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी नहीं होती है आपको, आज कहाँ से हो जाएगी। अब देखो लेंथ थोड़ा बड़ी हो गई, लेंथ क्या हो गई, थोड़ा बड़ी हो गई, तो थीटा 1 थोड़ा छोटा हो गया, लेंथ और बड़ी हो गई, थीटा 1 और छोटा हो गया। इसका मतलब समझ गए होंगे आप, इधर लेंथ यदि इनफाइनाइट हो जाती है बढ़ के तो थीटा 1 आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर लेंथ बड़ी हो गई तो थीटा 2 पहले कंपैरिजन में बड़ा हो गया, लेंथ और बड़ी हो गई तो थीटा 2 पहले कंपैरिजन में और बड़ा हो गया। इसका मतलब जब इधर भी इनफाइनाइट हो जाएगा तो थीटा 2 भी क्या हो जाएगा, 180, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। इसका मतलब फिर से थीटा 1 क्या हो गया, 0 हो गया, थीटा 2 180 हो गया, इसका मतलब यही रिजल्ट आ जाएगा। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है मेरे प्यारे म्यू 0 एन आई, म्यू 0 एन आई आप कब कब यूज कर सकते हो, यदि सोलेनॉइड की जो डायमीटर है वो निग्लेजिबल हो इन कंपैरिजन टू लेंथ, तब यूज कर सकते हो, या सोलेनॉइड इनफाइनाइट लेंथ का हो दोनों तरफ और इसकी एक्सिस के मिड पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी हो तब, तो दोनों सिचुएशन में म्यू 0 एन आई आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। और फिर से जगह नहीं बची है तो हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, एक बार फिर से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, फिर अगले पेज पे चलते हैं और यहाँ पेस्ट। अब आप जाइए, इस क्वेश्चन को जरा देखिए आप, देखिए ये सोलेनाइड ऑफ अभी अभी जो आप डिराइव किए वो यूज हो गया, ये सोलेनाइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, इसको हम 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, एंड इज मेड ऑफ 500 टन, कैपिटल एन की वैल्यू है ये, कैरीज करंट 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ बी बराबर फार्मूला लगना है म्यू 0 एन आई, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ नहीं दिया गया है तो टोटल टर्न दिया गया है तो आप एन बाई एन लिख सकते हैं, और आइए, ठीक है, एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, म्यू 0 पहली बात कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7, एन कितना हो जाएगा 500 और लेंथ कितनी दी गई है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर, यल हो गया, आई कितना दिया गया है आपका 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है, आप ये वैल्यू रख दिए। अब देखो यहाँ रेडियस का कहीं यूज ही नहीं हुआ, अब एनसीईआरटी के लोग या सीबीएसई के क्वेश्चन में कोई भी चीज लगभग बिना काम के नहीं होती है, कोई ना कोई मतलब उसका होता ही है। तो मेरे प्यारे जो है यहाँ पर ये जो 1 सेंटीमीटर दिया गया है, ये बताया जा रहा है कि जो रेडियस है वो लेंथ के कंपैरिजन में लगभग निग्लिजिबल मान सकते हैं आप, 50 है, 1 सेंटीमीटर है,
इसका मतलब आपका अधिकार है कि आप इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकें, केवल इसलिए जानकारी दी गई है। अब आप इस्तेमाल कर ही लिए, पॉइंट यहाँ हटा दो, 0 बढ़ा दो, 5 10 टाइम्स चला जाएगा यहाँ पे, और ये 5 4 जा 20 हो जाएगा, पाई है 10 टू पावर माइनस 7, 10 पावर माइनस 7। देखो 5 4 मल्टीप्लाई किए हैं, 20 लिखे हैं, पाई लिख दिए, 10 पावर माइनस 7 लिख दिए हैं, यहाँ 2 जीरो छोड़ दिए हैं, +2, एक जीरो यहाँ पे है, +1, ठीक है, और एक जीरो यहाँ पर भी है, यहाँ पॉइंट लगा के इसको एक +1 और, तो 2 पाई, पाई क्यों लिखो, पाई की वैल्यू डाल दो 3.14, ये हो गया आपका 2 1 3 1 4 4 -7 तो आ जाएगा 10 टू पावर -3, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8 2 6 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला, फील्ड हो गई टेस्ला, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं। -7 लिखा गया था, 2:0 का ले लिया गया, 1 इस वाले 0 का ले लिया गया, और जब 5 और 4 मल्टीप्लाई किए 20 आया, तो उस 20 का भी एक 0 का ले लिए, यहाँ पे 1 पावर 2 ही बचा यहाँ पे, ठीक है, अब 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल ही कर दिए थे आप, 10 आ गया था, और ये 4 5 जा 20 आप कर ही चुके हैं, मतलब सब आप कर चुके हैं, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये सोलेनाइड हो गया। अब ये टोराइड क्या होता है, टोराइड भैया, टोराइड, टोराइड क्या होता है, टोराइड आपका इंडलेस सोलेनाइड होता है। क्या होता है टोराइड, टोराइड आपका इंडलेस सोलेनाइड होता है, इसको टोराइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टोराइड। अब यहां जैसे प्लस से कनेक्ट कर दिए इसको माइनस से, ठीक है, ये आपकी टोराइड है, टोराइड को हम इंडलेस सोलेनाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंडलेस सोलेनाइड। सोलेनाइड को आप ट्विस्ट कर दो रिंग के फॉर्म में, उसे टोराइड बोलते हैं, टोराइड बन गया। अब यहां से आप देखें जरा, तो करंट जो है ये प्लस से चलेगी, प्लस से चली करंट, फिर ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, क्योंकि यहां से जाएगी इधर से निकलेगी, फिर ये हो गई करंट, ये हो गई करंट, ये हो गई करंट, और यहाँ से फिर माइनस में एंटर कर गई। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, राइट हैंड, हम रूल लगाओ, करंट डायरेक्शन में फिंगर को रैप करो, हम करंट डायरेक्शन बता देगा, वो फील्ड की डायरेक्शन बता देगा, तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे हो जा रही है, ऐसे ऐसे, मतलब टोराइड की एक्सिस के अलोंग फील्ड की डायरेक्शन हो जा रही है। इसके पोल्स भी आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये टोराइड है, इंडलेस टोराइड है, तो यहाँ जो है इसके अंदर जो फार्मूला होगा अंदर, वो B बराबर होगा μ0 Ni, और यहाँ पर फील्ड 0 होगी, यहाँ फील्ड 0 होगी, केवल यही फील्ड होगी, अब उसका फार्मूला है μ0 Ni, क्योंकि ये भी सोलेनाइड है तो वही फार्मूला आ गया, ठीक है, आगे बढ़े। हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की बात किए थे, तो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट क्या है, I2 है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में है, क्या है, सेम डायरेक्शन में है, और यहाँ पर करंट I1 है, और यहाँ करंट क्या है, I2 है, यहाँ करंट जो है आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम आपसे पूछ रहे हैं करंट यहाँ सेम डायरेक्शन में, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा, हाँ रिपल्सन, यहाँ करंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्सन होगा,
अट्रैक्शन, हाँ अपोजिट डायरेक्शन अट्रैक्शन होगा, अनलाइक अट्रैक्ट्स, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, रिपल्सन होगा, लाइक रिपल्स। लेकिन यहाँ उल्टा हुई मामला, ठीक है, यहाँ मामला क्या होगा, उल्टा। चले देखें, ये दोनों के बीच का सेपरेशन है आर, यहां भी सेपरेशन क्या है आर, ठीक है, और ये लेंथ जो है एल है, सारे वायर की लेंथ क्या है, एल है, ठीक है। तो आप पहले इस वाले पेयर को देखें जिसमें करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, देख रहे हैं ना, I1 और यहाँ I2, करंट सेम डायरेक्शन में, ठीक है। अब जरा देखो, ये करंट तो खुद पे फील्ड जनरेट नहीं करेगी, अभी आप पीछे न्यूमेरिकल में देख चुके हैं, स्ट्रेट वायर है तो वो वायर खुद पर फील्ड नहीं जनरेट करेगा, क्यों, देखो वायर जैसे है ये वायर है, तो जैसे आप इसको मान लिए आईडीएल, क्या मान लिए, आईडीएल, और आर यहां कहीं पे है, अब ये एंगल थीटा है, लेकिन यदि ये पॉइंट यहां ना हो कि इसी पे आ जाएगा, जैसे ही ये पॉइंट इस पर आ जाएगा तुरंत जो है ये एंगल, ये इधर आने का मतलब है थीटा खत्म हो, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों जब सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे आईडीएल और आर, एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और आईडीएल क्रॉस आर है तो आईडीएल आर साइन जीरो लिखा जाएगा, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब कोई स्ट्रेट वायर खुद के ऊपर किसी पॉइंट पर कोई फील्ड नहीं बनाएगा, ये वायर खुद पर फील्ड नहीं बनाएगा, ये वायर खुद पर कोई फील्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये फील्ड बनाएगा इस पर, ये फील्ड बनाएगा इस पर, ये फील्ड जैसे इस पर जब बनाएगा तो जरा देखो, फील्ड यहां निकालनी है, फिंगर्स इधर हुए और थंब करंट डायरेक्शन में, और ये पोर्शन जहां करंट है आइडियल है, अब पुश करने की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, और क्या हो गई मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, इनवर्ड, इस फील्ड को क्या बोलेंगे हम, B1, क्या बोलेंगे, B1, अब B1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू जीरो आई अपान I1 2 पाई आर, ये फील्ड हो गई यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है ना। अब जरा देखो, और इसको हम राइट हैंड थंब रूल से भी देखते हैं, तो इसको इमेजिन करते हैं कि राइट हैंड से आप इसको क्या किए हैं आप, हाँ होल्ड किए हैं, और थंब किसकी डायरेक्शन में है, करंट डायरेक्शन में है, तो आपकी जो फिंगर है यहाँ अंदर जाएंगे, इधर कहाँ आएंगे, बाहर, इधर इनवर्ड ही बताएगा, ठीक है। अब चलें यहाँ पे देखते हैं फील्ड की डायरेक्शन, तो ये पोर्शन अब यहाँ रहेगा राइट हैंड पाम रूल लगाते समय, थंब करंट डायरेक्शन में, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मेरे प्यारे चली जा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा आपका B2 इज इक्वल टू म्यू जीरो I2 अपान 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। अब आप रूल लगाएं राइट हैंड थंब रूल भी, तो इमेजिन करें कि आप इस वायर को होल्ड किए हो थंब करंट डायरेक्शन में, तो रेड फिंगर फील्ड बताएगी, फील्ड इधर इनवर्ड जाएगी, लेकिन वायर के पीछे से जब उंगली निकलेगी तो यहाँ आउटवर्ड होगा, तो वो भी इधर आउटवर्ड ही बताएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, आप जरा ध्यान दें, अब जरा ध्यान दें, ये I1 और इस फील्ड यहाँ आउटवर्ड है, एंगल कितना बन रहा है 90, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लग जाएगा, तो करंट की फील्ड की डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, ये उंगली होनी चाहिए, फील्ड आउटवर्ड है तो ये चली गई, करंट किधर काम कर जा रही है, ऊपर जा रही है, करंट ऊपर चली गई, तो फोर्स इधर चला गया, तो ये फोर्स हो गया किस पर, ऑन वन, कारण कौन है, टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। अब यहां चले, यहाँ फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, करंट इस डायरेक्शन में है, और इस डायरेक्शन में फोर्स इधर चला गया, तो ये फोर्स हो गया मेरे प्यारे फोर्स ऑन टू ड्यू टू, ये दोनों फोर्स दोनों वायर को पास ला रहे हैं, पास आना अट्रैक्शन है, इसका मतलब करंट सेम डायरेक्शन में है, और फिर भी क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया मेरे प्यारे,
ठीक है, तो रटेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, मामला डाट डाट हो जाएगा। ठीक है, देख ही रहे हैं। अब यहां देखें जरा, यहां तो करंट इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड पाम रूल लगाएं, करंट डायरेक्शन में थंब रखें, फिंगर जहां फील्ड निकालनी है, पुश करने की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर गई, इनवर्ड गई, और मैग्नेटिक फील्ड का नाम क्या है, V1, क्योंकि I1 इसका कारण है, जो कि हो जाएगा म्यू 0 I1 अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल भी लगाए होते तभी इनवर्ड जाता। ठीक, और यहाँ आप जो है ये यहाँ पे होना चाहिए फिंगर जहाँ फील्ड निकालनी, लेकिन थंब करंट यहाँ नीचे है तो ऐसे हो जाएगा, पुश करने की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई इनवर्ड, क्या हो गई, इनवर्ड। अब B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर। ठीक है, और हम देखें अभी राइट हैंड थंब रूल भी लगाए होते, करंट डायरेक्शन में थंब और रैप्ड फिंगर फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड इधर किधर जा रही है, अंदर अंदर, ये भी बता रहा है। अब जरा रूल लगाएं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फील्ड इनवर्ड है, करंट ऊपर है, करंट ऊपर है तो मेरे प्यारे फोर्स किधर चला गया, फोर्स इधर चला गया। ठीक है, देख रहे हैं, फोर्स इधर चला गया, ये फोर्स क्या है, ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ फील्ड इनवर्ड है, करंट नीचे है, फोर्स किधर चला गया, इधर चला गया, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये दोनों फोर्स वायर को दूर ले जाएंगे, दूर जाना मतलब रिपल्सन, यहाँ रिपल्सन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसका तो करंट सेम डायरेक्शन होगी तो अट्रैक्शन होगा, करंट अपोजिट डायरेक्शन होगी रिपल्सन होगा। आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं, आप चाहेंगे तो वीडियो को दोबारा प्ले कर लेंगे। अब जरा देखो F12 की जब बात करेंगे, F12 तो यहाँ करंट है I1, मैग्नेटिक फील्ड है B2, लेंथ है L, साइन एंगल बन रहा है 90। ठीक है, F21 की बात करेंगे तो F21 करंट है I2, मैग्नेटिक फील्ड है B1, लेंथ है L, एंगल फिर से है 90। ठीक है, F12 बराबर I1, B2 की वैल्यू डाल दो म्यू 0 I2 अपान 2 पाई आर, यहाँ L हाई है, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ भी F21 इज इक्वल टू हो जाएगा I2, B1 की वैल्यू डाल दो, B1 है म्यू 0 I1 अपान 2 पाई आर, L साइन 91 हो जाएगा। तो F21 इज इक्वल टू आ गया म्यू 0 I1 I2 L अपान 2 पाई आर। यहाँ भी F12 बराबर आ गया म्यू 0 I1 I2 L अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर। और इसको राउंड कर दें, भागने न पाए। जरा देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है दोनों केस में। इसका मतलब ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे कर रहा है, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना ये वायर इस पर फोर्स लगा रहा है उतना ये वाला भी इस पर लगा रहा है। ठीक है, अब इसी फार्मूले में हम ये F बाई L कर दें, ये हो जाएगा म्यू 0 I1 I2 अपान 2 पाई आर। इस फार्मूले को क्या बोला जाएगा, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब बस करें, आप भी थक गए होंगे, हम भी थक गए हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसे रोगेट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोगेट्स एक्सपेरिमेंट। यहाँ किसी रिजिड सपोर्ट से, ये कोई सपोर्ट है मान लो छत, उससे
ये टंगा है, यहाँ से एक स्प्रिंग टांग दी गई है और यहाँ पर इसमें क्या रखा है, मरकरी। क्या है, इसके अंदर मरकरी है। मरकरी आप जानते हैं मेटल होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर आपकी स्प्रिंग है। क्या है, स्प्रिंग है जिसका एक एंड इसमें डूबा हुआ है और यहाँ से दूसरा वायर निकला है और यहाँ प्लस है, ये माइनस है और ये जाके यहाँ ऐसे कनेक्ट है, ठीक है। अब आप जानते हैं यदि ऐसा रहेगा तो यहाँ करंट चलेगी और जो करंट होगी, करंट प्लस से चलेगी, करंट यहाँ आएगी और ये कंडक्टिंग है, ये आपका यहाँ से करंट इसमें चली आएगी, फिर करंट इसके थ्रू लौट के ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब जरा ध्यान दें, जरा ध्यान दें आप, अब जैसे करंट ऐसे चली है, ऐसे यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी और फिर यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे जाएगी। अब जरा देखो, जो ऊपर नीचे टर्न्स हैं दोनों में करंट किस डायरेक्शन में हो जा रही है, सेम डायरेक्शन में हो जा रही है। अब करंट सेम डायरेक्शन में तो अट्रैक्शन होता है, करंट सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। देखो करंट यहाँ सेम डायरेक्शन में हो गई और यहाँ भी, अच्छा पेन का कलर बदल लें तो ज्यादा समझ में आएगा, रेड ले लेते हैं। करंट यहाँ चली, करंट ये आई, ऐसे गई, ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, फिर ऐसे, 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 ऐसे चली गई। करंट देखो यहाँ सेम डायरेक्शन में हो गई, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन, यहाँ भी सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में अभी हम देख चुके हैं अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन होगा तो ये स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी तो स्प्रिंग बाहर आ जाएगी मरकरी से, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है किसके कारण, अट्रैक्शन के कारण, वो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स जो डेवलप हो रहा है, और ग्रेविटी किधर काम कर रही है, नीचे काम कर रही है, ठीक है। और जैसे ही जब तक करंट है तभी तक ये रहेगा, करंट गायब थे गायब हो जाएगा। तो अब फोर्स जो ऊपर नीचे रेगुलर जो टर्न है उसमें करंट एक डायरेक्शन कारण होने के कारण यहाँ अट्रैक्शन लगेगा, अट्रैक्शन क्या करेगा, टर्न्स को पास लाएगा, टर्न्स को पास लाएगा तो स्प्रिंग छोटी हो जाएगी, स्प्रिंग बाहर हो जाएगी, सर्किट इनकम्प्लीट, सर्किट इनकम्प्लीट गायब हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स अपना रोल प्ले करेगा, स्प्रिंग फिर नीचे आएगी, जैसे ही मरकरी में डूबेगी फिर सर्किट पूरी हो जाएगी, फिर मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग ऊपर जाएगी, ठीक है। फिर करंट गायब, करंट गायब, मैग्नेटिक फोर्स गायब, ये अप डाउन चलता रहेगा, इसे रॉकेट्स एक्सपेरिमेंट बोलते हैं मेरे प्यारे। अब बस, अब बर्दाश्त के बाहर है, अब अगला कोई टॉपिक आनंद सिंह नहीं बताने वाले हैं, तो चलते हैं। अच्छा, धन्यवाद। हमारे प्रभाकर सर परंपरा डाले थे, उस परंपरा को आनंद सिंह आज तक फॉलो कर रहे हैं क्योंकि बॉस हैं इस सेंटर के वो। धन्यवाद, थैंक्स प्यारे। Arise, awake and stop not till the goal is achieved। उठो जागो और आगे बढ़ो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। थैंक्स प्यारे।